यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आपके लिए आते हैं प्रतिदिन यज्ञ की ज्ञान विज्ञान शो, और इस यज्ञ से संबंधित जो नाना प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, उनके जो अलग अलग पहलुएं हैं, उसको जानने के लिए, उनके समाधान के लिए हमारे साथ उपस्थित होते हैं पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। हमको यह गर्व है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो ज्ञान, योग, आयुर्वेद और उसके साथ साथ जो यज्ञ है, वह आज भी जीवित है, बहुतायत रूप में हमको देखने को मिलता है। और ये सिर्फ भारत ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में इसका प्रचलन आज भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो यज्ञ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम यह समझ जाते हैं कि जो उससे अंतिम शेष बच जाता है, जो भस्म राख, उसको हम वेस्ट समझते हैं। तो राख वेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट है, बहुत ही उसकी उपयोगिता है, उसकी श्रेष्ठता है, उसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के गुण हैं। तो उस गुण को हम कैसे पहचानें, उसका उपयोग हम कैसे ले सकते हैं। चूँकि इसी नवीन श्रृंखला में हम बात करेंगे कि जो खेती है, जो कृषि है, उसको हम यज्ञ की जो भस्म है, जो राख है, उससे और कैसे उन्नत बना सकते हैं, कैसे उपजाऊ बना सकते हैं। तो आज हम पूज्य स्वामी जी से जानते हैं। जी स्वामी जी, आपने बहुत बिल्कुल सही कहा कि यज्ञ की भस्म जो है वो अनमोल है, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं और बहुत सारे ऐसे प्रकार के तत्व हैं जो कृषि कार्य के लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं। एक तो जो भस्म होती हैं उसके प्रयोगों के बारे में हमारे शास्त्रों में, वेदों में या अन्य जो भी उपनिषद आदि शास्त्र हैं, उसमें भी बहुतायत रूप में वर्णन मिलता है। और जो भस्म है, उस भस्म का कृषि के लिए जो प्रयोग है वो एक अनमोल ही है। कृषिश्च मे यज्ञेन कल्पताम और भस्मेणा पृथ्वीं प्रीण, इस प्रकार के वेद वचन भी हमें प्राप्त होते हैं। और हम अपनी परंपराओं को ही देखें तो परंपराओं में भी भस्म का प्रयोग विशेष रूप से कृषि के लिए हजारों सालों से करते चले आ रहे हैं। और आज भी हम गाँव में जाएं तो वहाँ पे भी जैसे बैंगन आदि की जो फसल आदि होती है, और भी बहुत सारी फसल जिसमें छोटे छोटे कीट आदि लगते हैं, या इस प्रकार की अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रूप में भस्म का वो लोग छिड़काव आदि करते हैं, या कभी जैसे जड़ होती है तो उसमें डालना। इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारे प्रयोग आज भी प्रचलित परंपराओं के रूप में हैं। लेकिन इसके आज जो नतीजे सामने आए हैं और जो प्रयोग सामने आए हैं, वो प्रयोग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आए हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है और परंपराओं में भी वो परंपराएं हमारे जीवित हैं। लेकिन आज हम जो खाद आदि हैं, उसको जो विषैले जहर हैं उससे युक्त जो खादें हैं, उसका आज हम प्रयोग कर रहे हैं। और एक पाश्चात्य जगत की और पेस्टिसाइड आदि, तो पाश्चात्य जगत की जो टेक्नोलॉजी आदि है उसके आधार पे हम जब कृषि करने लगे, उसके बाद हमारी भूमि जो है वो बंजर बनने लगी, और मतलब उसमें जो है पोषक तत्व कम होने लग गए, और भी बहुत सारी प्रकार की जो है उसमें बहुत सारे प्रकार की न्यूनताएं देखने को मिलती है। लेकिन जब हम भस्म का प्रयोग करते हैं तो वो जो जमीन होती है वो उपजाऊ बनती हैं, शक्तिशाली बनती हैं। और इसका एक प्रयोग अमेरिका में भी एक यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बहुत बड़े खेत के ऊपर इस प्रकार का किया गया था, साइंटिफिक रूप से भी। और ऐसा एक ही नहीं, बहुत सारे कैसे, उसमें से मैं ये एक बताना चाहूँगा। तो उसमें एक खेत जो सब मतलब इस प्रकार की खेती करने से वो इतना बंजर हो चुका था कि जो खेती कर रहे थे उन्होंने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें जब कृषि के लिए जब उसमें टेस्ट करवाया कि इसमें कृषि करने के लिए सॉइल टेस्ट, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा और कितना समय लग सकता है, तो 100 साल से अधिक समय दिया उनको कि ये चीज़ें इतनी इतनी मात्रा में आप ये सारे डालेंगे, ये रंड की जो खली आदि से लेकर के अलग अलग जो बहुत सारी चीज़ें उनको बताई, ये चीज़ें इतनी इतनी मात्रा में डालोगे तब जाकर के आप 100 साल में इस खेत को आप वापस कृषि लायक बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो खेत हो गया, और ऐसा खेत किसी ने दान किया। अब वो जिसको दान किया वो अग्निहोत्र परिवार के से जुड़े हुए थे, और वो अग्निहोत्र के ऊपर विशेष रूप से कार्य कर रहे थे, हवन यज्ञ करना आदि सब। और उन्होंने इसको
लिया और उसके बाद उन्होंने उस खेत के ऊपर परीक्षण करना चाहा और पूरा लैब टेस्ट आदि सब चीजें जो भी की जाती है उसको करके उन्होंने शुरू किया और 2 से 3 साल में उन्होंने जो नॉर्मल खेती होती है उसमें जितना उत्पादन आता है उससे भी अधिक उत्पादन करके उन्होंने यज्ञ के माध्यम से और यज्ञ की भस्म डाल करके दिखा दिया। तो ये रिजल्ट इतना मतलब आश्चर्यजनक रहा कि उसके बाद तो वहाँ पे एक इतना व्यापक रूप से ये चीज चली और बहुत बड़े रूप में इसका प्रयोग होने लगा। ये कब की बात होगी स्वामी जी? अब वो साल का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आचार्य ज्ञानेश्वर जी जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में इसकी पूरी घटना विवरण आदि सारी चीजें उन्होंने दिया है। तो उसमें साल सहित सारा चीजें लिखी हुई है कि हाँ कि किस साल में कब कहाँ पे हुआ था, वो एड्रेस सहित सारी चीजें हैं उस पुस्तक में। आचार्य ज्ञानेश्वर जी जो रोजड़ से हैं तो उन्होंने इसके ऊपर विस्तार पूर्वक लिखा है। इसी प्रकार की एक घटना है कानपुर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर रामाशय मिश्रा जी हैं, उनको भी यज्ञ के ऊपर विशेष रुचि, वो बहुत लंबे समय से यज्ञ के साथ जुड़े हुए और साइंटिस्ट हैं स्वयं। तो उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी में भी रह करके भस्म के ऊपर बहुत सारे कृषि के लिए जो उपयोग किए जाते हैं जिस जिस रूप में परंपरा में उस रूप में उन्होंने परीक्षण किए और वह परीक्षणों में पाया गया कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, इसी प्रकार फसलों के एक्टिव कंपाउंड्स को बढ़ाती हैं और फसलों के ग्रोथ, बाहर से आने वाले रोगों में जो कीट आदि लगते हैं तो उनसे बचाना, इसके ऊपर भी साइंटिफिक रूप से कानपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत डीपली काम किया था। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिले और यहाँ तक कि जो भंडारण आदि की चीज़ें होती हैं जैसे गेहूं आदि से लेकर के जो अन्न उत्पन्न होते हैं तो उसके जो भंडारण हम करते हैं तो उसमें वजन कम होना या न्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि जो उसके तत्व हैं उसकी कमी अधिकता होना या इसी प्रकार से जो अन्य जो भंडारण के लिए प्रयोग होने वाली जो दवाइयाँ होती हैं जिसको डाल करके भंडारण किया जाए उसकी अपेक्षा में ये सामान्य राख और यज्ञ की राख इस प्रकार से उन्होंने कंपैरिजन की दृष्टि से सारी चीजों को देखा और उसमें सर्वोत्तम रूप से रिजल्ट मिला। किसी प्रकार का वजन भी कम ना होना, किसी प्रकार के पोषक तत्व कम नहीं अपितु भस्म यज्ञ की रखने से वो पोषक तत्व और बढ़ना, किसी प्रकार का कीड़े आदि ना लगना और इस प्रकार बहुत सारे लाभ उसमें देखे गए। और वो एक ही नहीं, रामाशय मिश्रा जी ने तो कानपुर यूनिवर्सिटी में किया ही है, लेकिन उससे अतिरिक्त दक्षिण भारत की भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं या और भी बहुत सारे हैं जिसका हमारे पास पूरे रेफरेंस के साथ उनकी सारी चीजें हैं जो उन्होंने उस रूप में कार्य किया है और उसके अद्भुत रिजल्ट उन्होंने पाए हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे इसके प्रयोग है भंडारण के लिए भी। जैसे हम पहले परंपराओं के रूप में देखें तो नॉर्मली रूप से हमारे परंपराओं में यही किया जाता था, गाय के गोबर के पहले कोठियां बनाई जाती थी लेपन करके और मिट्टी और गाय के गोबर से, और उसके अंदर अन्न भरा जाता था और उसमें पूरी तरह से राख को ऊपर से बुरक देते थे और उसके बाद ऊपर से फिर पूरा पैक कर देते थे। तो इस प्रकार से और नीम की पत्ती भी इस प्रकार से प्रयोग होती थी। तो उसके साथ साथ राख का भी विशेष रूप से महत्व रहा है और करते थे। और आज भी हम गांव में जाएं तो कहीं ना कहीं ये परंपराएं जीवित हैं, लेकिन शहर आदि में आते हैं तो उतना ज्यादा नहीं रही है, लेकिन फिर भी आज भी हमें आंशिक रूप से तो वो परंपराएं देखने को मिलती है। लेकिन वो जितनी वैज्ञानिक, सात्विक और जितनी हमें लाभ देने वाली थी उतनी वर्तमान की जो भंडारण के लिए प्रयोग की जाने जो दवाइयाँ हैं वो अन्न के न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन आदि जो वैल्यू होती है उसके ऊपर और उसके अंदर जहर भी घोल देती हैं, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहे, उसमें एक गैस होती है, वो गैस हमेशा छूटती रहती है, उसके कारण उसमें कीड़े नहीं पड़े। लेकिन इसकी जो जहरीली गैस है वो उस अन्न को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और उसको खाते हैं तो मनुष्य भी प्रभावित होगा। और इसी प्रकार से राख जो होती है उसको हम वैसे ही खाते हैं तो लाभ होता है, तो उसको हम जब उस रूप में प्रयोग करेंगे तो उसके तो जो लाभ है वो एक अनमोल ही है, तो हमें उल्टा विशेष लाभ प्राप्त होंगे भस्म के माध्यम से। तो ये भंडारण के विषय में भी है। और रामाशय मिश्रा जी के साथ घटी हुई या उनके जीवन से जुड़ी हुई एक घटना, एक विषय है, वो भी जैसे मैंने अमेरिका का एक स्थान बताया, इसी प्रकार से कानपुर में भी एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में भूमि में नमक की मात्रा, बहुत अधिक मात्रा में खारापन है। और जब भूमि में खारापन होता है तो वहां पे किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे आदि नहीं होते और बंजर हो जाती है भूमि, और यहाँ तक कि भवन भी नहीं बन सके, क्योंकि भवन जब हम बनाते हैं आपने कई बार देखा होगा कि मकान बने होते हैं और ईंटें जो होती है वो वैसे ही धीरे 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 पाउडर होकर के नीचे गिर जाते हैं और पूरे गड्ढे हो जाते हैं दीवारों में, पूरे ही मतलब वो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे नमक की मात्रा अधिक है। तो नमक होने के कारण क्या होता है कि दीवारें भी खराब हो जाती है, टूट जाती हैं, या वो जो ईंट आदि होती है वो धीरे धीरे बारीक बारीक होकर के पाउडर जैसी होकर के वो हो जाती है। तो भवन भी बनाने के लायक नहीं, ऐसी जमीन थी।
ऐसी जमीन उनको दान में प्राप्त हुई अच्छा। और उस जमीन पे उन्होंने कृषि करना चाहा। तो पहले तो उन्होंने अग्निहोत्र भवन बनाया, 2-3 साल ऐसे कुछ कुछ साल तक उन्होंने निरंतर वहां पे यज्ञ किया। जी। और पहले भी उन्होंने पेड़ पौधे जाते ही लगाए, लेकिन वो हुए नहीं, सारे जल गए या जो भी नष्ट हो गए। फिर उन्होंने भस्म का प्रयोग किया और निरंतर वहां पे अग्निहोत्र सुबह शाम जो करते हैं वो अग्निहोत्र भवन बना करके उन्होंने शुरू किया। और उसी की राख भवन के चारों ओर छिड़कना और ऐसा, तो वो भवन की जो दीवारें हैं वहां कोई मकान नहीं रहता था, सारी मकान की दीवारें वो, तो वो उसके बाद उस भवन में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। और इसी प्रकार से और निरंतरता के साथ उस भस्म का सब जगह पे प्रयोग करने लगे और फिर धीरे धीरे सब जगह पे पेड़ पौधे लगाने लगे और धीरे धीरे वो पौधे भी होने लगे, उसमें विशेष रूप से भस्म का प्रयोग करते थे, भस्म डालते थे। तो वो जो पौधे वहां पे बिल्कुल मतलब नामुमकिन जैसी थी वस्तु थी, वहां पे आज पूरी तरह से बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं, पौधे हैं और सारी चीजें हैं। और खाली भवन ही नहीं, उन्होंने उसके बाद उसको अग्निहोत्र नगर के नाम से उस जगह के ऊपर पूरा नगर ही डेवलप किया। और वहां पे जो प्रतिदिन सुबह और शाम यज्ञ करने वाले लोग हैं उन्हीं को आश्रय वो देते, मतलब उन्हीं को प्लाट आदि और मकान बनाने की इजाजत देते और उन्हीं को वहां रखते हैं। और वो पूरा अग्निहोत्र नगर नाम से कानपुर में वो आज प्रचलित है और वहां पे वो लोग रहते हैं। और आज वहां पेड़ पौधे मकान सब चीजें हैं, सब लोग रहते हैं, सब चीजें मतलब पूरा एक बिल्कुल मतलब बंजर से बंजर भूमि थी, वो बिल्कुल ही एक अलग, पर हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कुछ फसलें या कुछ भी हम बना पेड़ पौधे आदि हो सकते हैं और वहां पे भी वो हो गया। तो ये भी एक वो है। और इसी प्रकार की एक घटना दक्षिण भारत के एक साइंटिस्ट हैं, वो उनके साथ बहुत ही अच्छा जुड़ाव है और उन्होंने वो विशेष करके मिट्टी के डॉक्टर हैं एक प्रकार से, और मिट्टी के ऊपर उनका इतना रिसर्च और इतना ज्यादा उन्होंने काम कर रखा है। तो भारत सरकार की ओर से ही वो कार्य कर रहे हैं। और जहां जहां जैसे विशेष करके बागवानी खेती आदि होती हैं, तो उसमें जो कई बार क्या होता है, ऐसे रोग अलग अलग होते हैं जो विशेष करके भूमि में ऐसे कीड़े या इसी प्रकार की जीवात या इस प्रकार की कुछ रोग लग जाते हैं, जिसके कारण खेत के खेत सूखते चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जहां जहां बीमारियां लगती हैं उन राज्यों में उनको केंद्र सरकार नियुक्त करती है और वो उस क्षेत्र में विशेष रूप से सेवा देते हैं। तो जब उनसे मिलना हुआ, उनसे बातचीत हुई और ये सब बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि अभी तक के रिकॉर्ड में मैंने खूब सारी रिसर्चें देखी हैं, की हैं, खुद उसके ऊपर पीएचडी किए हैं और बहुत सारा है, लेकिन कि जब मेरे को ये सारा सेवा का मौका मिला तब मैंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो दवाइयों का निर्माण से लेकर के जो देश विदेश की प्रणालियां हैं या जो भी दवाइयां बनाई जा सकती हैं, उन सब चीजों का उन्होंने प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद एक बार जो संतरे के बागान थे उन बागानों में एक बार विशेष बीमारी लगी थी। वो पूरे के पूरे पेड़ जड़ के कारण सूख जाते, जड़ में ऐसा कोई रोग लगा उसके कारण पूरे पेड़ सूख गए और खेत के खेत सूखते चले जा रहे थे। और फिर उनको केंद्र सरकार ने वहां पे नियुक्त किए और वो उसमें पूरी तरह से सब प्रकार के प्रयोग किए उन्होंने, जो भी दवाइयों से लेकर जो, लेकिन कहीं पे कोई रिजल्ट नहीं मिला उनको। फिर परंपराओं के रूप में जो प्रचलित था उन्होंने फिर उसका प्रयोग करना चाहा और उन्होंने वहां पे यज्ञ की भस्म लेकर के उसकी जड़ में उसका पानी और भस्म डलवाई और उन्होंने इफेक्ट देखा तो इतना अद्भुत आया कि वो जो पेड़ सूखते चले जा रहे थे वो भी वापस जीवित हुआ। जो तो एक तो जिसमें रोग लगा ही नहीं वो तो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जो सूख रहे थे वो भी वापस पुनर्जीवित हो गए। और उन्होंने इसके बाद वहां के कई सारे मतलब एकड़ों में मतलब बहुत पूरे राज्य में ऐसा रोग फैला था और उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की यज्ञ की भस्म के माध्यम। और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारा काम किया और बहुत सारी चीजें आई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें कभी ऐसा होता है कि जो जड़ के रोग होते हैं फसलों के और उसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए रामबाण कोई औषधि के रूप में या दवाई के रूप में है, तो हम यज्ञ की भस्म का हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार का पेड़ सूख रहा है, पौधा सूख रहा है, जड़ में कोई रोग होने के कारण या भूमि में भी जो एक नमी की मात्रा होती है उसको विशेष रूप से बना करके रखना, या जो केचुए आदि होती है उसकी मात्रा को भी बढ़ाना, या जो मित्र जीव होते हैं उनको बढ़ाना और जो शत्रु जीव बैक्टीरिया आदि होते हैं उनको नष्ट करना, ये सारी चीजें उस भस्म के माध्यम से होती हैं। और वो जो पीएच लेवल होता है भूमि का वो अधिक है तो उसको भी मेंटेन करता है, न्यून है तो उसको भी मेंटेन करता है। ऐसा नहीं कि कम है तो उसको बढ़ा ही देगा, लेकिन जब 15-12 ऐसे आगे भी ज्यादा है होना चाहिए, सामान्य रूप से 7 पीएच लेवल होता है तो भूमि योग्य जमीन मानी जाती है।
और उसमें अच्छी सी खेती होती है। तो जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने का कार्य करती है, वो अधिक है तब भी उसको वो करती है और नीचे है तब भी उसको मेंटेन करती है। तो ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य किसी में है तो वह है भस्म में। स्वामी जी, आज सभी जो किसान हैं जी वो हर कोई चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो, पौष्टिक जो अन्न है वो हमको प्राप्त हो, और इसके ओर जो शासन है, सरकार है, वो भी बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं किसानों को इस ओर जो एक जैविक पद्धति है, जो रासायनिक है, उससे रहित होकर हम उसमें पौष्टिक अन्न को तैयार करें, तो इसमें प्रयासरत है। लेकिन उनको ऐसे कोई ठोस विकल्प नहीं मिल रहे हैं कि हम उससे पूर्ण रूप से जुड़ पाए और उसका मुनाफा जो लाभ है हमको भी ठीक ठीक मिले। तो ये यज्ञ से कैसे हम, यज्ञ की भस्म से या यज्ञ से उसको कैसे हम उन्नत बना सकते हैं, किसानों को इस राह पर ला सकते हैं? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से इसमें हमें एक तो जो गाय के गोबर के कंडे होते हैं उससे विशेष रूप से एक तो यज्ञ, और अपने खेत में जब भी हम जाते हैं, हर रोज जाते तो प्रतिदिन हमें सुबह शाम करना चाहिए, नहीं जाते जब हम जाते हैं तब हमें यज्ञ करना चाहिए अपने खेत में। क्योंकि खेती जो हम करते हैं, कृषि जो हम करते हैं, उसमें जो पेड़ पौधे आदि हैं वो अपना आहार जितना भूमि से लेते हैं उसकी अपेक्षा में वायुमंडल से वो अधिक लेते हैं। मतलब 90 से लेकर के 95% आहार वो केवल वायुमंडल से अपना बनाते हैं, सूर्य की किरणों के साथ मिल करके, और 5% से लेकर के 10% कोई कोई पौधे में कम ज्यादा वो भूमि से बनाते हैं। तो जो ये आहार है वो सर्वाधिक वायु है, तो उसके ऊपर एक तो हम ध्यान दें, तो एक तो यज्ञ करें। दूसरा जो भस्म अब बनी, उस भस्म को हम संभाल करके रखें, अर्थात भंडारित करके रखें, और उस भस्म को बारीक करके उसको कपड़े से छान करके तैयार कर ले, और हो सके समय मिले तो खरल जो पत्थर की होती है उससे उसको घोट करके थोड़ा सा और भी हम महीन कर सकते, क्योंकि कोई भी पदार्थ जितना सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक, ऊर्जा वाला और लाभ देने वाला, परिणाम देने वाला होता है। तो हम उसको खरल भी कर सकते हैं, और ना भी कर पाए तो वैसे ही जो उसकी राख है उसको अच्छे से कपड़े से छान करके उसको रख ले, और उस राख का अब हमें कृषि में अलग अलग प्रयोगों के लिए अलग अलग रूप में हमें प्रयोग लेना होता है। उसमें सबसे पहला है कि हम जो बीजों की बुआई करते हैं उन बीजों को थोड़ा सा गीला करके, विशेष रूप से हम इसको पानी से भी कर सकते हैं, या फिर गौमूत्र आदि होता है तो गौमूत्र को बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना, तो गौमूत्र से बीजों को, चाहे वो मूंगफली के बीज है, चना है, मटर है, या और भी बीज होते हैं, उसको पहले हल्का सा गीला कर दिया। गीला करने के बाद उसके ऊपर अच्छे से राख को भूरक करके उसको अच्छे भिगाना है कि आप पहले जैसे आप देख, जब हमें बोना है उससे 24 घंटे 48 घंटे या और भी पहले, जब भी मतलब थोड़े बोने से पहले उसको थोड़ा भिगा दिया। भिगाने के बाद उसके ऊपर राख डाल करके उसको अच्छे से मिला देते हैं, तो राख जो होती है वो उसके ऊपर चिपक जाती है गीलापन के कारण, और एक्स्ट्रा राख होती है वो नीचे चली जाती है। तो बीज के ऊपर राख आ गई, अब उसको धूप में सुखा दो। उसको धूप में या फिर छांव में भी सुखा सकते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा धूप की वो आए, बिल्कुल महीन महीन छोटे छोटे बीज है तो उसको थोड़ा ज्यादा पानी या गौमूत्र वो हो जाता तो उसको हम धूप में भी सुखा सकते, बाकी सामान्य रूप से हम छांव में सुखा ले, और उसके बाद उन बीजों को हम 12 घंटा 24 घंटे रखें, और उसके बाद उसकी बुआई करें। तो ये एक जो आज भी वर्तमान में भी पट देने की एक विशेष साइंटिस्ट लोगों ने भी जो विशेष परंपरा की अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ होती है उन दवाइयों से उसको पट लगा, जबकि ये तो हमारी परंपराओं में बहुत पहले से ही प्रचलन रहा है और इसके माध्यम से वो करते आ रहे हैं, और उसके लाभ भी बहुत सारे होते हैं। और तो इस प्रकार से पट देने से क्या होता है कि वो बीज अच्छे से अंकुरित होता है, उगते ही तुरंत जो उसको कीड़े आदि लगते हैं या अलग अलग प्रकार के रोगों के कारण उसमें वो होता है हानि, वो हानि नहीं होती है। दूसरा, उसकी जो निकलते ही जड़ को उस भस्म का जो पोषक तत्व या जो भी मतलब उनको आवश्यक तत्व चाहिए वो तत्व उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा उसमें एक चेंज आता है, परिवर्तन आता है, और बहुत ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। एक तो ये भस्म का बीज रोपण के लिए प्रयोग है। दूसरा, हम जो खाद डालते हैं उस खाद के रूप में भी हमें यज्ञ का मतलब भूमि में भस्मेणा पृथ्वी प्रेरणा जो का, तो हम खाद के रूप में भी भस्म का हम प्रयोग करें, क्योंकि उससे भूमि भुरभुरी सी हो जाती है, हल्की हो जाती है, उसके पोषक तत्व बढ़ते हैं, उसमें कार्बन का लेवल अच्छा हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन जो भूमि में होता है उस नाइट्रोजन को विशेष रूप से जो पौधा ग्रहण कर पाए या और भी जो तत्व होते हैं उसको
पौधे ग्रहण कर पाए, ऐसी अवस्था में वो लाने के लिए बहुत ही मददगार होता है। अलस्य आदि से लेकर के जो मित्र जीव होते हैं उनको बढ़ाने का कार्य करती हैं, और एनर्जी लेवल जो होता है उसको विशेष रूप से बढ़ाने का करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जो है वो भूमि पे राख को डालने से लाभ होते हैं। स्वामी जी, जो हम राख जैसे छिड़केंगे खाद के रूप में, तो उसको किसी के साथ मिलाना पड़ेगा या फिर, क्योंकि वो तो हल्की होती है राख, जी जी स्वामी, जब उसको छिड़केंगे तो ऐसे उड़ जाएगी, तो कोई जी स्वामी, उसके लिए अलग अलग रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम गाय के गोबर आदि की जो खाद हम डालते हैं, तो मान लो कि हमें 1 एकड़ में डालनी है, तो उस 1 एकड़ में जितनी हमारे पास खाद या जो भी है, 100 200 500 किलो या जो भी हमारे पास, कहीं कहीं लोग ज़्यादा वो डाल सकते हैं तो ज़्यादा, तो उसके साथ जो भस्म है उसको हम मिला दें अच्छे से पहले से, और उसको हम फिर जो भूमि को खोल करके जो डाला जाता है उसमें फिर उसको भर दे और उसके बाद उसको मिला दे। जैसे कृषक लोग करते ही हैं, सामान्य खाद को जैसे डालते हैं उसकी जगह पे डालें। और बहुत ये दूसरी खाद उनके पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं है तो थोड़ी मात्रा में 50-100 किलो खाद ली, गाय के गोबर की जो बिल्कुल बारीक सड़ी हुई अच्छी सी खाद होती है, उस खाद को लेकर के उसके साथ भस्म को मिला करके जो पौधे होते हैं उसकी जड़ में थोड़ा थोड़ा डाल दिया, क्योंकि उसके साथ मिल जाती है तो उड़ती भी नहीं है, और डालने में भी थोड़ी सी राख को सारा खेत में डालने में एक बढ़ जाती है, तो अच्छी प्रकार से उसको सही मात्रा में हम दे सकते हैं। तो इसको कब कब डालना है, क्या इसके कोई अवधि है, समय? जी स्वामी जी, एक तो जब रोपण होता है उस समय, जैसे हम सामान्य रूप से देखें तो आज भी जो 2 से 3 बार जो दूसरी खादों का हम प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से इसमें प्रयोग करना होता है। एक तो जब बुआई होती है उस दौरान डालते हैं, 1 महीने 2 महीने 15 दिन या 1.5 महीने की जो फसल होती है, अलग अलग फसलों में अलग अलग एक टाइम होता है जब उसको डाला जाता है, उस टाइम के अनुसार हम उसमें डालते, फिर थोड़ा फल देने की जो शुरुआत होती है तो उस दौरान डालते हैं। तो इस प्रकार से हम उसका प्रयोग ले सकते हैं और उसमें बहुत सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ खाद के रूप में डालने के भी प्रयोग है, और इसी प्रकार से हम दवाई के रूप में भी उसका छिड़काव, पानी में राख को डाल करके रख दिया 24 घंटे 48 घंटे, या उसके बाद फिर उसको छान करके उसको पंप में भर करके अलग अलग जो कीट पतंग आदि लगते हैं उसके ऊपर भी हम उसका छिड़काव करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे इसके प्रयोग है और वो प्रयोग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और लाभकारी है। तो इस प्रकार से हम भस्म के बहुत सारे लाभ कृषि के लिए उठा सकते हैं। जी जी। तो आज हमने परस्पर चर्चा के माध्यम से पूज्य स्वामी जी से यह जाना कि जो यज्ञ की भस्म है, राख है, वह वेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट है, और वो सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं अपितु इससे इतर जो खेती है, जो हमारी कृषि है, उसको भी उन्नत बनाने के लिए इसके अंदर वो गुण है, वो क्वालिटी है कि हम बंजर भूमि को भी, जैसे पूज्य स्वामी जी बता रहे थे अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, जो प्रैक्टिकल व्यवहार में हुए कार्य, जिसमें से कानपुर यूएसए की भी बात इन्होंने बताई कि कैसे, जो जैसे कानपुर के बारे में बता रहे थे कि एक किसान, उन्होंने जो बंजर भूमि उसको कहीं से वो ज़मीन उनको मिली, और जिसमें कुछ संभव ही नहीं है, जिसमें हम मकान भी नहीं बना सकते, ऐसे भूमि को उन्होंने इस यज्ञ के माध्यम से, उसकी भस्म के माध्यम से उसको उपजाऊ बनाए, उनके जो एक्टिव कंपाउंड्स उसको बढ़ाकर उस भूमि को बहुत ही उन्नत बनाए, और आज उस जगह को वो एक अग्निहोत्र के रूप में उसको प्रचारित भी किए। तो ऐसे अलग अलग इन्होंने रेफरेंस दिए। तो यदि इस प्रकार से हम भी करना चाहते, क्योंकि सभी आज जैविक खेती की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसान को जब देखते हैं तो उसके पास कोई ऐसे विकल्प नहीं, वो प्रारंभ तो करते हैं जैविक, लेकिन उसको जो केमिकल, जो रासायनिक पेस्टिसाइड दवाई के माध्यम से जो फसल तैयार होता है उतना उसको नहीं मिलता है, और जो मेहनत है उतनी ही लगती है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो यज्ञ की भस्म से जो खेती की जाती है उसमें उतनी खर्चीला भी नहीं है, और जो फसल भी है वह भी उतनी ही उन्नत पौष्टिक हमको प्राप्त होती है। तो यदि कोई इस प्रकार से करना चाहता है खेती कि हमको किसी प्रकार से जहर अपने शरीर में नहीं लाना है, तो अवश्य इसको अपनाएं और अपने जीवन को और इस राष्ट्र को भी उन्नत बनाएं। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए इस नवीन कार्यक्रम में, हम पुनः आपको नए नए विचार के साथ अवगत कराएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।